नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर से हम लेकर आए हैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट, जिसमें 60 प्रश्न हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों आपके मित्रों को जानकारी मिल सके। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, इसका क्या कारण है? बताइए दोस्तों, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। ऑप्शन सी है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी है, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन में की परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे है, या नाव के भार के बराबर? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, या गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, गति का पहला नियम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यही कारण होता है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के सिलेंडर कारपात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि? बताइए दोस्तों, लकड़ी के सिलेंडर कारपात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, या उपयुक्त विकल्पों में से अतिरिक्त कोई विकल्प? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या है? बताइए दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब इसका स्तर क्या है? पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार का निर्भर करता है, पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका सही आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है?
ऑप्शन ए है लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या पारा पानी से भारी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? ऑप्शन ए है विस्थापित पानी के भार के बराबर, ऑप्शन बी है विस्थापित पानी के भार से कम, ऑप्शन सी है विस्थापित पानी के भार से अधिक, या फिर ऑप्शन डी है विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, इसका क्या कारण है? बताइए दोस्तों, बर्फ़ जो है पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। तो ऑप्शन ए है पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, या बर्फ़ पानी के जमने से बनती है, या बर्फ़ ठोस है जबकि द्रव है, बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्फ़ जो है ये पानी से हल्की होती है और एल्कोहल से भारी होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? बताइए दोस्तों, स्टील की गोली पारे में तैरती है, इसका क्या कारण है? पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, या पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या गोली तैर नहीं सकती। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पारे का जो घनत्व है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? एक लोहे की गेंद पारा या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, या पारे की सतह पर तैरेगी, या घुल जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यह पारे की सतह पर तैरेगी। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए दोस्तों, किस तापमान पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 1 डिग्री सेल्सियस पर, 2 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा जो वो घनत्व होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ऑप्शन ए है समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, या फिर समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, या फिर समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, या फिर समुद्र पानी में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि समुद्री पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, इसीलिए एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान? तो मित्रों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न घनत्व। वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कारण है निम्न घनत्व। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ऑप्शन ए है 1/9, ऑप्शन बी है 1/10, ऑप्शन सी है 1/6, या फिर ऑप्शन डी 1/4। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 1/10। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? बताइए दोस्तों, बांध के नीचे की जो दीवार है उसे मोटी बनाया जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, या फिर ऑप्शन बी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, या फिर ऑप्शन सी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है,
या फिर ऑप्शन डी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौराहों पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती रहती है, इसका क्या कारण है? बताइए दोस्तों, चौराहों पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती रहती है, इसका क्या कारण है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, या पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, या पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, या पानी की श्यानता के कारण? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, इसका क्या कारण है? बताइए दोस्तों, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है, निचले तल का तापमान अधिक होता है। ऑप्शन बी है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन सी है, बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, इसका क्या कारण है? बताइए दोस्तों, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, इसका क्या कारण है? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, या क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, या दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, या उपयुक्त सभी कारणों से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, या दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, या दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, इसका क्या कारण है? छतों का आकार जटिल होता है, छतें कर्स बंधी नहीं होती हैं, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, या फिर फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है? बताइए दोस्तों, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, इसका क्या कारण है? वह झटकों को अवशोषित कर सके, फिर पट्टियां सही तरीके से लगने के लिए, या पटरियां समांतर बनी रहें, या रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। इसके लिए रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया जो दाब है वह कम हो जाए। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, इसका क्या कारण है? बताइए दोस्तों, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, इसका क्या कारण है? ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका क्या कारण है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 0.5% बढ़ जाएगा, या फिर ऑप्शन बी है 2% बढ़ जाएगा, या फिर ऑप्शन सी है 0.5% कम हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी है 2% कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। जी का मान 2% बढ़ जाएगा यदि पृथ्वी की द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी पर जी का मान जो है वो 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? बताइए दोस्तों, ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की वायु बिंदु नीचे आ जाता है, या फिर क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, या पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और पानी उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो दोस्तों साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? बताइए दोस्तों, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, या घर्षण की अधिकता के कारण? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, घर्षण की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? बताइए दोस्तों, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का सूचक है? गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी का झंझावात की संभावना, या शुष्क मौसम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंधी की झंझावात की संभावना होती है। आंधी आने की, आंधी तूफान की संभावना देता है दोस्तों जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तब। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? बताइए दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा के तल से छोड़ा जाता है, पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी, गुब्बारे चपटा होकर चक्रीय प्रकार के आकार में आएगा, या फिर गुब्बारे के आमाप वृद्धि होगी, या गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुब्बारे के आमाप वृद्धि होगी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? बताइए दोस्तों, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, या पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों से भरी नहीं जा सकती, या पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, इसका क्या कारण है? वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है, या वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है, या फिर वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, इसका क्या कारण है? कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका क्या कारण है? हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका क्या कारण है? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है
वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है या वायु दाब घट जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वायु दाब जो है घट जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? बताइए दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, ये चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, या अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, या प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रिया द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसे पदार्थ में पाया जाता है, गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, संचित ऊर्जा में या विखंडन ऊर्जा में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा या खिंचा हुआ धनुष? बताइए दोस्तों इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खिंचा हुआ धनुष। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है या तीन गुनी बढ़ जाती है? जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो दोस्तों है ये 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्या कारण है इसका? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसका क्या कारण है? व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, या व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, या व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ला सातेली का नियम, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या परासरण का नियम? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि दोस्तों द्रव्य का मान न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है। ऊर्जा दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? बताइए दोस्तों, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम, टॉर्शेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या न्यूटन का नियम? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, पास्कल का नियम। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, या रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सके, या रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, या रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके।
इसीलिए रेल की पटरियों अपने वक्रों पर बैंक की गई होती हैं। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? बताइए दोस्तों, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते के समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। या वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। या फिर वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। या वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, वह अंदर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस प्रकार से अलग हो जाती है? बताइए दोस्तों, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण, या घर्षण बल के कारण? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता। इसका क्या कारण है? अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, या पानी और बाल्टी के बीच का संसंजक बल अधिक होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण, या विसरण? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है ये अपकेंद्रण बल है, अपकेंद्रण है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? या पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या फिर इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट, या विमान? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जेट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? इसका बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 11.2 मीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन सी है 11.2 किलोमीटर प्रति आवर, या फिर ऑप्शन डी है 10.2 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इतने वेग से किसी भी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो पलायन कर जाएगा। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? बताइए दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? ऑप्शन ए है 9 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे, ऑप्शन सी है 24 घंटे, या फिर ऑप्शन डी है 28 घंटे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 घंटे। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये 60 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस की। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। अधिक से अधिक प्रश्न हमने कम समय में डिस्कस किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।